हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर सपना आहूजा। तो हम पढ़ रहे हैं गाइस 12th मैथमेटिक्स, कॉमर्स मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर लॉजिक। और आज करने वाले हैं बेसिक्स एक्सरसाइज 1.4 का। राइट, बेसिक करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 का। ओके, तो एक्सरसाइज 1.4 आज स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 का पहले बेसिक समझ लेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज 4 में आता है, जैसे हमने अभी तक क्या क्या कंडीशन सीखे। तो हमने सीखे एंड, राइट, हमने सीखे एंड, हमने सीखे और हमने सीखे नॉट, है ना। अभी हम सीखने वाले हैं इम्प्लीकेशन। क्या सीखने वाले हैं हम लोग? इम्प्लीकेशन, राइट। नाउ इम्प्लाई, ऑपरेशन इम्प्लाई। तो जो जो मैं बोलूंगी आपको वो नोट करना है, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट, सबसे पहले आप हेडिंग देंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू, अगर दो स्टेटमेंट पी और क्यू दो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, इनको अगर आप इफ और देन, इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है? इफ और देन, इफ और देन, इट मीन्स एक सेंटेंस इफ के बाद हो और एक सेंटेंस देन के बाद हो, ठीक है। इज कनेक्टेड बाय द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इफ देन, इट मीन्स इफ देन से जो भी कनेक्ट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? द रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट इफ पी देन क्यू, दिस इज इंपॉर्टेंट, इफ पी देन क्यू इज कॉल्ड बाय कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट, and written in the symbolic form as P imply Q। तो P imply Q से इसे डिनोट किया जाता है। ओके बच्चों, ना आगे हम इसके कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे उसने क्या बोला है? P देयर इज अ रेन द मैच विल बी कैंसल्ड। अब ये इम्प्लाई का मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट कंडीशन हुई तो ही सेकंड कंडीशन एग्जिस्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। If there is a rain, if there is a rain, then the match will be cancelled। अगर बारिश आई तो आपका मैच क्या होगा? कैंसिल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो इम्प्लाइड का मतलब समझिए आके यहाँ पर कि फर्स्ट जो कंडीशन है वो सेकंड पे इम्प्लाई है। इट मीन्स इफ फर्स्ट इज हैपेंड देन सेकंड इज हैपेंड। अगर फर्स्ट हुई तो सेकंड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इफ आर इज अ रैशनल, अगर आर रैशनल है तो ही आर को हम रियल बोल सकते हैं, है ना। आर रैशनल है तो ही हम आर को रियल बोल सकते हैं। तो इसको हम इम्प्लाई फॉर्म में कैसे बोलेंगे? इफ आर इज अ रैशनल नंबर देन आर इज रियल नंबर, देन आर इज रियल नंबर, ठीक है। तो आप इसको एक एग्जाम्पल को नोट करेंगे। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा इसीलिए कि आप इसको किसी भी तरीके से, मतलब इम्प्लाई के और मैं कुछ सिमिलर वर्ड्स लिख कर दूंगी, आप उनसे भी आप इसको ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे ना, तो बहुत अच्छा समझ में आता है इससे। अब इसके बाद होता है ट्रुथ टेबल। जैसे हमने एंड का, और का, नॉट का ट्रुथ टेबल सीखे, वैसे ही हमें इम्प्लाई का भी ट्रुथ टेबल सीखना है। नाउ व्हाट इज द ट्रुथ टेबल? आपको मैं बुक से पढ़ाती हूँ। बुक से इसलिए पढ़ाती हूँ, कई लोग पूछते हैं क्योंकि मैडम आप बुक से क्यों पढ़ाते हैं? तो बुक से इसलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि पूरे एमसीक्यूज जो है, पूरे A to Z चीजें यहाँ पर कवर होती है। इसी को कॉपी पेस्ट करके दूसरे पेज में लिखना तो कोई सेंस नहीं बनता है ना। तो ये पूरा जो है इसमें मैं आपको नोट्स वगैरह बता दूंगी, और आप बोलेंगे कि अलग से थोड़ा सा नोट्स फॉर्म में लिख दो, तो मैं वैसा भी कर दूंगी। बट वैसी आपकी रिक्वायरमेंट आई नहीं है अभी तक। मैंने बहुत बार बोला है कि कुछ भी चीज लगेगी तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक। तो P और Q, तो हमेशा हम क्या लिखते हैं? हमेशा हम क्या लिखते हैं? P को लिखते हैं T, फिर T, फिर F, फिर है, फिर Q को आप लिखिए एक बार T, एक बार F, एक बार T, एक बार F। तो इम्प्लाई में क्या होता है? जो सामने होता है वही आपको यहाँ
P इम्प्लाई Q में लिखना है। T इम्प्लाई F इम्प्लाई T। ठीक है कि F नहीं हुआ तो T होगा, मतलब फाइनली क्या आएगा T हुआ तो F नहीं होगा, इसका मतलब क्या है T हुआ तो F नहीं होगा, मतलब फाइनली वो नहीं होगा। सो F नहीं हुआ तो T भी नहीं होगा। तो ये आपको यहाँ याद रखना है कि ये T होता है। इसके पहले भी मैंने आपको लिख कर दी हूँ, क्या लिख कर दी हूँ कि एंड में आपको क्या याद रखना है, एंड में आपको याद रखना है कि P T एंड T क्या होता है T, बाकी सब F, राइट। F और F है ना, क्या होता है T, F और F, बाकी सब T। नॉट में तो याद है कि T का निगेशन क्या होता है F। अब इम्प्लीकेशन में आपको क्या याद रखना है, तो आपको इम्प्लीकेशन में याद रखना है F इम्प्लाई F, ठीक है, इज इक्वल्स टू T होता है, ये याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज योर समरी और वी कैन से दैट रिमार्क, और जो भी आप समझे, ठीक है। इसके बाद आपको नोट लिखना है, तो मैंने मेरे क्लास में लिखवाई थी तो यहाँ लिखी हुई है, चलो तो आप भी लिख लेंगे इसको। तो देखो इम्प्लाई की जगह पर हम और भी दूसरे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे वर्ड्स जैसे यहाँ दिया है Q इज नेसेसरी, यहाँ आप नोट वर्ड डालेंगे, नोट करके लिखेंगे इसको, ठीक है। इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है, ये इक्विवेलेंट फॉर्म्स है, किसके, इम्प्लाई के, ठीक है, इक्विवेलेंट फॉर्म। तो Q इज नेसेसरी फॉर P, इसका मतलब P इम्प्लाई क्यू है, Q इज नेसेसरी फॉर P। अब उसने बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि अगर P है, आपका P है, समीर वर्क हार्ड, समीर वर्क्स हार्ड, और Q है आपका ही विल, अब सबको इससे कनेक्ट करके देखेंगे, ही विल पास द एग्जाम या फिर एग्जामिनेशन, ठीक है। सबको इससे थोड़ा सा कनेक्ट करके देखेंगे। तो Q इज नेसेसरी फॉर P फॉर पासिंग एग्जाम, व्हाट, समीर वांट टू वर्क हार्ड, है ना। तो इफ देन में कैसा बोलेंगे, इफ ही वांट टू पास द एग्जाम देन समीर वर्क्स हार्ड, उल्टा चलेगा, ठीक है। P इम्प्लाई Q, P इम्प्लाई Q ऐसा भी बोल सकते हैं, समीर वर्क हार्ड इम्प्लाई ही विल पास द एग्जाम, Q whenever P, he will pass the exam whenever he works hard, okay। if P then Q, फोर्थ वाला कनेक्ट कर रही हूं मैं, इसको कनेक्ट कर रही हूं, देखो, if समीर वर्क हार्ड then he will pass the exam, P Q, ये वाला, समीर वर्क हार्ड ओनली इफ ही विल पास द एग्जाम। आप डिफरेंट चीजों से इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। अब ये वर्ड्स भी बताया मैंने आपको कि कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में कोई भी वर्ड आ सकता है। P इज सफिशियंट फॉर Q, समीर वर्क हार्ड इज सफिशियंट फॉर ही विल पास द एग्जाम, ओके। द सफिशियंट कंडीशन फॉर, ये पढ़ रही हूँ, the sufficient condition for Sameer will pass the exam, what condition, फिर से पढ़ रही हूँ, sufficient condition for he will pass the exam is Sameer works hard, Q follows P, follow from P, he will pass the exam follow from Sameer works hard, ठीक है। और भी कुछ बुक में एग्जाम्पल दिए हैं, उसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप अच्छे से लिख लेंगे, ये बुक में नहीं दिया हुआ है, ये वाला चार्ट जो है ना, ये बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं सॉल्व एग्जाम्पल। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इफ द ट्रेन रीचेस ऑन टाइम देन आई कैच द कनेक्टिंग फ्लाइट, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे मैं बोलूंगी कि मुझे
ओनली इफ लगाना है तो मैं बोलूंगी द ट्रेन रिचेज ऑन टाइम ओनली इफ आई कैन कैच द कनेक्टिंग फ्लाइट। वेन एवर भी आप लगा सकते हैं कि आई कैन कैच द कनेक्टिंग फ्लाइट वेन एवर इफ द ट्रेन रिचेस ऑन टाइम। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसमें पूरा इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इफ देन दिया है, आपने फर्स्ट सेंटेंस को पी बोल दिए, सेकेंड सेंटेंस को क्यू बोल दिए, देखो। और दोनों में अगर वर्ड दिया है इफ और देन, तो आप इसको बोलिए पी, इसको बोलिए क्यू और लगा दीजिए बीच में इम्प्लाई। जैसे प्राइस इंक्रीजेस को बोल देंगे पी, डिमांड फॉल्स को बोल देंगे क्यू और बीच में लगा देंगे इसको इम्प्लाई, राइट। Now write the truth values of each of the following statement. If Roma is in Italy, है ना, Rome is in Italy, Paris is in France, Rome is in Italy। अब दोनों सेंटेंस कैसे है, दोनों ट्रू है। जैसे P भी ट्रू है और Q भी आपका ट्रू है। रोम इज इन इटली, अब P कैसा है, ट्रू, Q कैसा है, ट्रू। अब इफ देन लगाया है उसने कि इसको लिखना कैसे है मैं बता रही हूँ आपको, ये पैटर्न थोड़ा सा सही नहीं है, ठीक है। कैसे लिखना है मैं बताती हूँ। आप लिखेंगे लेट, सबसे पहले लिखेंगे लेट, क्वेश्चन नंबर 1 बता रही हूँ। लेट P denotes Rome is in Italy, फिर क्यू लिखेंगे पेरिस इज इन फ्रांस, ठीक है। अब फर्स्ट लिखेंगे P इज ट्रू, यहाँ लिखेंगे T, फिर यहाँ लिखेंगे एंड Q इज ट्रू, यहाँ लिखेंगे T। इसलिए द सिंबॉलिक फॉर्म फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है। द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ above statement is P imply Q, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे द ट्रुथ वैल्यू, द ट्रुथ वैल्यू इज, फिर P imply Q, 3 लाइन, T imply T, फिर T, therefore the truth value, therefore the truth value is T। ऐसा आना चाहिए, ठीक है, समझ गए। फोटो लेना है फोटो ले लो, लिखना है लिख लो। अब आज तो पूरा बेसिक ही करेंगे पहले, ठीक है। तो ऐसा आपको ये तीनों में करना है। फॉल्स है तो फॉल्स लिखेंगे, ट्रू है तो ट्रू लिखेंगे। इसके बाद होता है गाइस बायो कंडीशनल, ठीक है। अब जैसे हमने कंडीशनल सीखे वैसे ही क्या होता है, बाय कंडीशनल होता है। बाय कंडीशनल टू वे इम्प्लीकेशन, जिसको इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों जो स्टेटमेंट्स होते हैं अगर बाय कंडीशनल से ज्वाइन किए जाते हैं, इट मीन्स दे आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ईच अदर, मतलब दोनों का जो इम्पोर्टेंस है वो सेम है, दोनों को इम्पोर्टेंस है। जैसे इफ टू स्टेटमेंट्स, पहले हेडिंग देंगे बायो कंडीशनल डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि इफ टू स्टेटमेंट्स पूरा करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व इसके लिए क्योंकि कुछ नए कॉन्सेप्ट जो हैं वो सॉल्व में मिल जाते हैं, सॉल्व करोगे, एक्सरसाइज करोगे, प्रैक्टिस होती है, करना है, मिसलेनियस भी करना है, ठीक है। इफ टू स्टेटमेंट्स P एंड Q आर कनेक्टेड बाय द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इफ एंड ओनली इफ या फिर IFF इफ, दिख रहे हो,
IFF if this one, ठीक है, if and only if, then the resulting compound statement P only if Q is called biconditional of P and Q. It is written in the symbolic form as P two-way implication Q. तो P पहले आएगा, फिर if and only if आएगा और फिर आएगा Q. ओके, इतना करना है, पहले P फिर Q. दोनों कॉन्सेप्ट समझ लेंगे पहले आज, ठीक है. तो जैसे मिल्क इज व्हाइट देन स्काई इज ब्लू. अगर मिल्क व्हाइट है तो स्काई भी क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए. इसको हमें डबल इम्प्लीकेशन फॉर्म में बोलना है तो हम बोलेंगे मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू. इसका एक एग्जाम्पल आप लिखेंगे, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, इसका जो टेबल होता है, जैसे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि हर एक इसका कनेक्टिव का एक स्टैंडर्ड टेबल होता है. सो यू हैव टू फॉलो दिस फॉर एनी सिंबॉलिक फॉर्म और ट्रुथ टेबल, ठीक है. ट्रुथ वैल्यू के लिए आपको इसको फॉलो करना होता है. तो हम हमेशा 2 T लिखते हैं, फिर 2 F लिखते हैं. तो यहाँ T, यहाँ F, यहाँ T, यहाँ F लिख लिए. अब इम्प्लाई में तो हमने देखे कि जो सामने है उसी को आपको लिखना है. F इम्प्लाई F T होता है, बट यहाँ पर अगर दोनों ट्रू है तो ही आंसर ट्रू होता है, और अगर दोनों फॉल्स है तो ही आंसर ट्रू होता है. अदरवाइज अगर ये दोनों मैच नहीं है, मतलब TF या FT है, दोनों सेम नहीं है, तो आपका आंसर इस केस में F होता है. तो इस चीज को आप अच्छे से याद रखेंगे. जब हम और आगे एक्सरसाइज पढ़ेंगे, इन टेबल्स का बहुत यूज होगा. वहां पर मैं एक बार और इसको समराइज करवा दूंगी आपको, ठीक है. तो इतना याद रखेंगे, टेबल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद हमें इसके इक्विवेलेंट जो वर्ड्स होते हैं, इक्विवेलेंट फॉर्म, वो लिखने हैं. इक्विवेलेंट फॉर्म तो थे इसमें, कहाँ गए? चलो नहीं है तो मैं लिखा के दे रही हूँ, कोई बात नहीं है, क्योंकि होने तो चाहिए. ये था आपका सॉल्व एग्जाम्पल, फिर सॉल्यूशन, ये रहा, ठीक है. इसी को ही लिखना है, क्योंकि मैंने तो अपनी क्लास में लिखवाया था, इसलिए मुझे याद है कि मैंने लिखवाया था. इम्प्लाई वाले का नहीं दिया हुआ है, बट टू वे इम्प्लीकेशन का दिया हुआ है, ठीक है. अब नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंट वर्ड्स you have to follow for two way implication, ठीक है. तो क्या बोलता है कि जब P imply Q है, the bioconditional statement P imply Q is the compound statement of. compound है मतलब इन दोनों को जोड़ के बनता है. P imply Q, और जब Q imply P को जोड़ा जाता है and से, तब जाकर कौन बनता है, तो P टू वे इम्प्लीकेशन Q बनता है. ऐसा उसका बोलना है, समझिए. द कंपाउंड स्टेटमेंट P इम्प्लाई Q एंड Q इम्प्लाई P ऑफ द टू कंपाउंड स्टेटमेंट एंड रीड एज. इसको आप इस तरीके से भी रीड कर सकते हैं. और अगर इफ एंड ओनली इफ है तो आप P को भी Q और Q को P ले सकते हैं. मतलब इसमें पहले को ही P लेना है या सेकंड को ही P लेना है, ऐसा नहीं है. Q if and only if P भी हो सकता है. P is necessary and sufficient condition for Q. Q is necessary and sufficient condition for P. तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, sufficient और necessary है. Now P imply Q, वो तो अभी हमने देखे. P imply Q, फिर आएगा and, फिर आएगा Q imply P. देखो Q implies P. आप ऐसा भी लिख सकते हैं, P implies and is implied by Q. P implies and is implied by Q, ठीक है. तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे. तो सिंबॉलिक फॉर्म देखते हैं हम जनरली, और ट्रुथ वैल्यू देखते हैं. इसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे इसका एक्सरसाइज, ठीक है. इफ क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर, तो आप फिर से लिखने का स्टाइल कि P, इफ को छोड़ देंगे, इफ देन का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे ये, ठीक है. ये इफ देन वाला क्वेश्चन है, डबल इम्प्लीकेशन वाला क्वाड्रिलेटरल नहीं है. तो ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर मतलब आ जाएगा P
इट इज नॉट रोम्बस, तो इम्प्लाई आ जाएगा। अगर आप इट इज रोम्बस को क्यों लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ नॉट आ जाने के बाद ये हो जाएगा निगेशन क्यों, क्योंकि ये जो नॉट है ये हमने यहाँ पर लगाया नहीं। निगेशन क्यों लिखेंगे तो ये होगा इट इज नॉट अ रोम्बस, ठीक है, इट इज नॉट अ रोम्बस। देखिए देखिए है P इम्प्लाई निगेशन Q, ठीक है। अब नेक्स्ट जैसे दिया है कि इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया इफ 3 + 2 = 4। कोई कनेक्शन नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो सेंटेंस का, बट इट इज फॉल्स दैट, क्या बोला उसने, इट इज फॉल्स दैट। तो जब भी आप इट इज फॉल्स दैट बोलते हैं तो यहाँ आ जाता है एक निगेशन। नागपुर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ आ जाता है आपका P, राइट। P क्या होगा यहाँ पर, चलो देखते हैं। इसमें थोड़ा सा करेक्शन आपको करना है, इसीलिए मैं बोलती हूँ सॉल्व क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्शन है कि P नागपुर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया और Q क्या है, 3 + 2 = 4। अब उसने बोला है इट इज नॉट, इट इज फॉल्स दैट। इट इज फॉल्स दैट जब भी आएगा, जब भी, तो आप पहले निगेशन तो है ही, लेकिन ये निगेशन पूरे ब्रैकेट के ऊपर है, यहाँ पे ब्रैकेट है, ठीक है, ओके। आगे है क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, एक दो जगह ब्रैकेट है तो यहाँ पर भी होना चाहिए, ठीक है। अब ये बट वाला क्वेश्चन है, तो बट वाले क्वेश्चन हम बना चुके हैं, ट्राई करिए। अगेन इट इज फॉल्स दैट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इट इज फॉल्स दैट, ये देखिए इट इज फॉल्स दैट, पहले उसमें दिया है कि 3² + 4² = 5 और √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, P है आपका 3² + 4² = 5², फिर Q होगा आपका √2 इज नॉट और रैशनल नंबर, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या दिया है देखो, फिर से एक स्टेटमेंट है ये वाला, बाकी तो रिपीट है, 8 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब क्या होगा गाइस, क्या होगा कि पढ़ो, इट इज फॉल्स दैट, तो मैंने बताया ब्रैकेट करना है और निगेशन लगाना है, ठीक है। इट इज फॉल्स दैट 3² + 4² = 5, मतलब उसने दिया है P, फिर दिया है और, तो आप लिखेंगे और। इट इज नॉट ट्रू दैट √2 इज द रैशनल नंबर, √2 इज नॉट रैशनल नंबर, ठीक है। तो अब √2 इज नॉट को मैंने Q ले लिया है, ओके। तो मुझे लेना है √2 इज अ रैशनल नंबर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, उसने क्या बोला है, √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, निगेशन Q। काफी सारी मिस्टेक्स है इस क्वेश्चन में, ओके, निगेशन Q आएगा, ठीक है। अब उसने ये इट इज फॉल्स दैट के लिए अलग नॉट लिया है, फिर √2 इज नॉट के लिए अलग लिया है, ठीक है, ये ऐसा आना चाहिए। फिर है बट, बट मतलब एंड, फिर 3² + 4² मतलब वापस आ जाएगा P, फिर ये एंड, तो एंड, फिर ये R, ठीक है, बराबर है। देखो इसको बोलते हैं इट इज नॉट, इट इज फॉल्स दैट, फिर P को बोलेंगे 3² + 4² = 5², फिर इसको बोलेंगे R, फिर √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, फिर बोलेंगे बट या फिर एंड 3² + 4² = 5 एंड 8 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो ऐसे करके इस सॉल्व क्वेश्चंस को आपको बनाना है। इसके बाद एक ट्रुथ वैल्यू वाला क्वेश्चन देखेंगे, ओके। और भी इसमें एक कॉन्सेप्ट है, उसको मैं कल बताऊंगी, क्योंकि पहले आप ये 2 कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लीजिए, कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। नाउ इट इज नॉट ट्रू दैट, ये हमारा बना हुआ है, इट इज नॉट ट्रू दैट √2 इज द रैशनल नंबर, तो √2 क्या है, रैशनल नंबर है, और उसका निगेशन क्या होगा, ट्रू होगा, है ना, उसका निगेशन क्योंकि √2 इज अ रैशनल नंबर, ये क्या है, F है, तो इसका निगेशन क्या होगा, ट्रू होगा। कि इट इज नॉट ट्रू दैट मतलब वो क्या बोल रहा है, इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज फॉल्स दैट √2 इज रैशनल नंबर, बट √2 इज क्या है, इरैशनल नंबर है, ठीक है।
तो ये भी आपका इफ का क्वेश्चन है। देखो इफ का क्वेश्चन बनाएंगे तो आप बोलेंगे 4 इज एन ऑड नंबर, ये आपका पी हो गया। क्यू क्या हो गया, 3 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 6, लेकिन वहां क्या दिया है, यहाँ नॉट दिया है, तो आप अलग से लेंगे। निगेशन क्यू इज इक्वल्स टू 3 इज नॉट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, तो लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म P टू वे इम्प्लीकेशन निगेशन Q, बट P क्या है, P इज फॉल्स, राइट। Q क्या है, Q क्या है, Q इज 3 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 6, ओके, ये ट्रू है, ठीक है। तो इसका जो निगेशन Q होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा, तो आप यहाँ पुट करिए टी टू वे इम्प्लीकेशन F, तो दोनों सेम होंगे तो ही आंसर ट्रू होता है, अदरवाइज आंसर क्या होता है, फॉल्स होता है, ठीक है। फर्स्ट वाला 4 इज एन ऑड नंबर, फॉल्स, सॉरी यहाँ पर फॉल्स आएगा, मैंने ऊपर फॉल्स लिखा है बट यहाँ फॉल्स नहीं लिखा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ट्रू, ठीक है। तो इतना आप थोड़ा सा रीड कर लेंगे यहाँ तक, इसके बाद यहाँ तक आ जाओगे। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं कल एक्सप्लेन करूंगी, कोई भी डाउट है आप प्लीज कम्युनिकेट कर सकते हैं, ओके। सो कमेंट बॉक्स में डालिए, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ओके। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।